प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। कोई दर्शक है मेरे, उन्होंने बात कही थी कि कभी अपनी भांजी का दर्शन करा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करा देता हूं। यही है, ये बैठी हैं, ये देखिए, ये कंप्यूटर चला रही है। मैं अभी जो है वो आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा थोड़ी देर में ही, बस इसी के बाद कुंडली लेकर के। तो बने रहिएगा। और यही हैं अब ये इतनी बड़ी हैं ये। और मेरे पुराने जितने भी कार्यक्रम होते थे सब में इनकी चिल्लाती थी, ये कभी रोती थी और कभी क्या करती थी। सोचा आप लोग, ये मैं कार्यक्रम बना रहा था तब से ऊपर से आ गई है और फिर कुछ पता नहीं क्या करने लगी। अब मैंने सोचा तब आप लोगों को दिखाई देता हूँ। इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इनके स्वस्थ होने के लिए आप लोगों के क्या होने की आवश्यकता है। आता हूँ तुरंत ही। विक्रम संवत 2052, शक संवत 1917। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वधारी संवत्सर है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है व्यक्ति सब कुछ और सभी कलाओं में दक्ष होता है। वैसे तो वो किसी भी काम को करने की स्थिति में होता है, पर सर्वधारी संवत्सर के लोग गंभीर मिजाज के होते हैं, कलाओं को समझने वाले और कला के पारखी होते हैं। आगे बढ़ के अगर देखूं तो मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति थोड़ा हठी, जिद्दी, गुस्सैल और किसी भी स्थिति में अपने धैर्य को न खोने वाला होता है। जीवन में चाहे विपरीत की विपरीत परिस्थिति बनती जाए, व्यक्ति अडिग खड़ा रहता है। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, ध्यान से समझते जाइएगा। दक्षिणायन में जन्म हुआ है मतलब व्यक्ति के जीवन में दुख और व्यक्ति के जीवन के सुख दोनों ही जीवन को दिखाएंगे और जीवन में ये सारी चीजें बनी रहेंगी। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो हो सकता है कि आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो जाए, पिता के साथ संबंध कई बार कमजोर होते हैं या कई बार पिता से संपूर्ण संबंध नहीं भी बनते हैं। व्यक्ति को हड्डियों का रोग, पेट का रोग, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। दक्षिणायन में जन्मा है तो थोड़ा कभी कभी कामी ज्यादा हो जाएगा। आर्थिक विपन्नता तो नहीं आती है, पर व्यक्ति कभी भी ऐसे कृत्य नहीं करना चाहता है जिसमें हाथ गंदे होते हों। हेमंत ऋतु, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बनाएगा। प्रेम और दिल से सोचने वाला, विचारणीय होता है, किसी भी मुद्दे पर अपनी बात आसानी से प्रकट करने वाला होगा। आगे बढ़ के बताता हूं। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का जन्म, ये इस पंचांग का सबसे बेहतर पाठ हो सकता है। व्यक्ति का जन्म अगर शुक्ल पक्ष के द्वादशी का हुआ है तो जहां वो जन्म अगर शुक्ल पक्ष का हुआ है तो निसंदेह व्यक्ति को शुद्ध बनाएगा, शांत बनाएगा, स्थिर बनाएगा, गंभीर बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, वैज्ञानिक बनाता है, सोच विकसित होती है, सामान्य लोगों से वो ऊपर की तह की बात सोचता है और कभी भी अपने स्थिति को लेकर के खोखलेपन की स्थिति में नहीं होता। अब खोखले शब्द पे मुझे एक बात याद आ गई, याद रखिएगा, बड़ी गंभीर बात है। जो भी आपको दिखता है और जो जितना ही ऊंचे पद पे गया है, प्रायः ये बात प्रत्येक व्यक्ति पे तो लागू नहीं होती है, पर कई बार इसकी स्थिति हमारे समाज में ज्यादा है। वो प्रत्येक दिन खोखला पे खोखला होता जा रहा है, पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत भी दिखा रहा है। हां, जो सबसे ज्यादा मजबूत है ना, समझ लेना वो सबसे ज्यादा खोखला है, अंदर उसके कुछ भी नहीं है। और जो वो कृत्य कर रहा है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए या आपको जलाने के लिए ही कर रहा है। पक्की बात है, गारंटी है इस बात की, मैं तो यूं कुछ बोलता भी नहीं। अब आइए, शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा जो होंगे वो शुभग्रह होंगे और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास पैसे सामान्यतया नौकरी के क्षेत्र से आते हुए देखे जाते हैं। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, चाहे अगर वो कुछ भी काम करे, अगर मान लीजिए कल को अगर जातक को नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी वो ऐसे कृत्य में अपना काम, अपने जीवन को लगा लेता है जहां से उसे रेगुलर कुछ न कुछ पैसे और एक बंधी हुई आय प्राप्त हो सकती है। क्लियर है? रविवार का जन्म है, पित्ताधिको अति चतुरश तेजस्वी समर प्रिय। मतलब क्या है? पीत वर्ण का है, गोरा है, जिद्दी है, हठी है, गुस्सैल है, लड़ने में आगे है। अगर बात जब समाज के बुरे बर्तावों की हो या बुरे कृत्यों की हो, वो अपनी जान लड़ा करके भी उस कमी को पूरा करना चाहता है और कुछ भी हो जाए अपने सामने गलती बर्दाश्त नहीं करने की इसकी स्थिति होती है। ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, विशेषतया गलत चीज और गलत बात, जो इसे पसंद ना हो।
आगे बढ़ते हैं तो अश्विनी नक्षत्र का जन्म, मैंने कहा व्यक्ति ऐसे तो किसी भी कार्य में दक्ष होता है, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी काम ये अश्विनी नक्षत्र वाले किसी भी प्रकार के कार्य को करने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है, ये केतु का नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र अगर देखिए तो चंद्रमा जो हैं अगर अश्विनी में बैठेंगे तो व्यक्ति को थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रखते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से कंफ्यूजन का कारक ग्रह होता है केतु। व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं को भी रखने वाला होता है। व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर बैठता है। दूसरों के बिहाफ में पैसे देने वाला, अब 4 लोग जहां भोजन करने जाएंगे तो यहां ये पैसे देने पे आतुर रहेगा और इसका ध्यान सबसे ज्यादा पैसे देने पे ही रहता है, मतलब लालची नहीं है, दूसरे का खाना नहीं चाहता है। वरीयान योग ये बहुत अच्छा है, व्यक्ति नौकरी कर सकता है, पर व्यक्ति की कुंडली में जो सबसे मैंने अच्छी बात देखी है वो आगे चल के बताऊंगा, जो कार्यक्षेत्र से संबंधित है। वावकरण वरीयान योग ये दोनों अच्छे हैं, क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होंगे ये। इस आधार पर व्यक्ति दबंग है, अपने प्रभावों को विकसित करने वाला, अपने प्रभावों को लेकर के हमेशा ही सजग रहने वाला, अपनी स्थिति को हमेशा ही मजबूत और मेंटेन करने वाला है, अपने प्रभाव को लेकर के कभी भी किसी तरीके का सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा। यह व्यक्ति चूंकि क्षत्रिय वर्ण में जन्मा है, इस वजह से इसको सुरक्षा का भाव हमेशा ही जागृत होता रहेगा। यह किसी कमजोर को सताने की स्थिति में नहीं होता है, जो वास्तव में एक क्षत्रिय का गुण होना चाहिए। देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध भोजन करना चाहता है, साफ, सजीला, शौकीन और आभूषणों का प्रिय होता है। अपने भोजन और अपने वस्त्र पे ये आराम से खर्च करने में कभी भी झिझक नहीं करेगा। यह इनका पंचांग था, जरा बताइएगा मैंने कैसा बताया है। आइए अब आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले बता देता हूं कारक वगैरह के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। मकर लग्न की कुंडली, शनि की ये गौण राशि है। यहां से समझिएगा, गौण राशि बनती है लग्न में, मूल त्रिकोण राशि बन जाती है धन भाव में। अब ग्रह स्थिति अगर देखते हैं या कारक अगर ग्रह की चर्चा करते हैं तो मकर लग्न की कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं स्वयं चंद्रमा। अष्टम भाव के अधिपति होने के बावजूद सूर्य यहां मारक नहीं होते, महत्वपूर्ण प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। यहां बुध भी बहुत अच्छे अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, पर उनकी मूल त्रिकोण राशि चूंकि भाग्य भाव में बन जाती है, इस वजह से वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र स्वयं बनते हैं, क्योंकि पंचम और दशम भाव के अधिपति होते हैं। ये बात यहां तक रही। इनकी कुंडली में शनि जो होंगे वो लग्न के अधिपति होकर के मकर राशि जो होती है वो राशि के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये धनवान योग लगाएंगे और महाधनी योग भी जाना जाएगा। इनकी कुंडली की 5 प्रमुख अच्छी बातें अगर मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा वो ये है कि जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु लाभ भाव को बली बना रहे हैं, जहां के अधिपति मंगल स्वयं आपकी कुंडली में धन का योग बना रहे हैं, मतलब लाभ का अधिपति धन में गया। ये सबसे अच्छी बात होती है। अब यहां पे अगर एक अच्छी बात है तो उसके एक नेगेटिव पक्ष भी होते हैं, और वो ये है कि जन्म कुंडली के पंचम और चतुर्थ के अधिपति, चतुर्थ और पंचम के अधिपति जो क्रमशः शुक्र और मंगल बनते हैं, वो 12वें भाव में जा रहे हैं, जहां व्यक्ति के बहुत ज्यादा खर्चीलेपन की स्थिति को बढ़ाने वाले होंगे। व्यक्ति, मैंने वही बात शुरू में भी कही थी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है, दक्षिणायन में जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में जन्मा है, तो ये जो तीनों स्थितियां बनती हैं वो व्यक्ति को, और क्षत्रिय वर्ण का भी है, तो थोड़े से व्यक्ति के व्ययी होने का ज्यादा प्रमाण मिल रहा है। व्यक्ति थोड़ा खर्चीला ज्यादा होगा, चूंकि जो शुक्र हैं वो 12वें भाव में बड़े खुश और प्रसन्न हो जाते हैं, अपने प्रभावों को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने वाले होते हैं। व्यक्ति अपने अंडर में रख करके 10 लोगों को नौकरी देने की हैसियत और ताकत रख सकता है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में बन रही है। अब चूंकि पंचम और चतुर्थ दोनों के अधिपति एक साथ बैठे हैं तो ये बड़ा अच्छा भी होगा, पर व्यक्ति को अब यहां पे होगी क्या कि अपने ही घर के लोग जो उसके हित मित्र हैं, जैसे मामा के लड़के, चाचा चाची, ताया ताऊ, पिताजी, माताजी, इन लोगों से उसके वैचारिक मतभेद प्रायः बनते रहते हैं। अब मंगल चूंकि 12वें चले गए, जो कि जन्म कुंडली के पंचम के चतुर्थ के अधिपति हैं, तो अब व्यक्ति के बाहर रहने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं। व्यक्ति बाहर जाकर के अगर कोई भी काम करे तो सफलता ज्यादा मिले। अपने जन्म स्थान से वो जितनी दूर जाकर के काम करेगा तो लाभ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे देखिए मंगल की राशि बनी और वो विदेश भाव में बैठे हैं, गुरु की राशि में, जिसके अधिपति जो विदेश भाव के अधिपति हैं वो लाभ देते दिखे जा रहे हैं। सूर्य अगर जन्म कुंडली के पंचम, ये सब अच्छी बात है जो अभी बता देता हूं, तो गुरु, बुध और सूर्य, इन सबकी दृष्टियां जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है, तो जहां व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी, तार्किक क्षमता से युक्त, व्यक्ति के तर्क की स्थिति बहुत मजबूत होती है, व्यक्ति समझदार होता है और अपने प्रभावों को विकसित करने वाला, जल्दी ही किसी के ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति रखने वाला होता है।
पर चूंकि वहां पे गुरु 12वें भाव के अधिपति हैं, इस वजह से दाम्पत्य में और पत्नी को पेट का रोगी भी बनाएंगे। कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। यहां तक बात। अब चूंकि इनकी अच्छी और भी बात है कि सूर्य अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव के अधिपति होकर के, अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। व्यक्ति पिता से वैचारिक मतभेद बनाने की स्थिति में होता है कई बार, और व्यक्ति 30-35 साल तक आरंभ में जो उसका जीवन होता है वो थोड़ा उतार चढ़ाव से युक्त होता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने आप को हर बार प्रूफ करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, और मेहनत करने की स्थिति बनती है। ये यहां तक बात रही। इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात तो ये रही कि ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, और साथ ही साथ एक तरीके से एक बहुत अच्छी बात है कि शुक्र 12वें में बैठे हैं। वो मंगल के साथ अगर नहीं होते तो थोड़े और अच्छे हो सकते थे, पर यहां पे लोग ये कह देंगे कि वो कामुक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। शुक्र जो बैठे हैं वो मूल नक्षत्र के बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में। जैसे ही शुक्र की दशा चलेगी, मंगल और शुक्र दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हैं। अभी मैं ऊपर से चर्चा कर रहा हूं, अभी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा। यह स्थिति जो है वो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को समझने वाला बनेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय वो नहीं लेना चाहता है। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक बुराई और कुरीतियों से लड़ करके उसे अलग करना चाहता है। मकर लग्न का है तो जुझारू भी होगा, पर जैसे कि जन्म कुंडली में पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि है, मंगल 12वें हैं, तो अब यहां पे उसको साबित करने में देर भी लग सकती है, क्योंकि पराक्रम का कारक और वीर्य ये दोनों, गर्मी और ठंडाई दोनों होते हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो संसाधन की स्थिति होती है वो आसानी से मिल तो जाती है, पर कई बार जब वो अपने ऊपर से इकट्ठा करना चाहता है, खुद के बल पर इकट्ठा करना चाहता है, तो वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। और वो क्यों बताता हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति दुह स्थान में गए हैं। चतुर्थेश अगर दुह स्थान में चले जाते हैं, पंचम के अधिपति अगर दुह स्थान में चले जाते हैं, तो व्यक्ति के कार्यों में विघ्न की स्थिति ज्यादा बन जाती है। इस वजह से आरंभ में ही व्यक्ति को कम से कम भगवान गणेश की आराधना शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भाग्येश भी होते हैं और वो व्यक्ति को आसानी से प्रत्येक कार्य में सफल बनाने वाले ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ये बात इतनी अच्छी है। अब इस कुंडली में और भी जो अच्छी बात है वो बता दूं। द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और उनकी डिग्री जो है वो 24 डिग्री पे है। इस आधार पर कि उनकी कुंडली में जो स्थिति होगी, अगर मैं नक्षत्र से देखता हूं तो पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं और ये स्थिति गुरु के नक्षत्र में, गुरु अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, वो खराब नहीं होगा। पर एक बात है कि ये शनि नौमांस में अगर देख रहा हूं तो वो वृषभ राशि के बन रहे हैं, मतलब वहां पर वो मित्र की राशि में जा रहे हैं। वहां पर नक्षत्र जो है वो जन्म कुंडली का कृतिका का है, क्योंकि ये शनि, अब इस स्थिति को मैं बता दूं, शनि द्वितीय भाव में स्वग्रही हैं, पर ये डिग्री में कमजोर हो रहे हैं और यहां पे वो बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, जिसका अधिपति इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। 12वें और तृतीय भाव का, त्रिक भाव का अधिपति है, लाभ भाव में बैठा है, तो जीवन में लाभ और आर्थिक विपन्नता की स्थिति कभी भी पैदा नहीं होगी। व्यक्ति के पास धन की स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि सूर्य भी बुध के साथ इस भाव को बली बना रहे हैं। गुरु धन के कारक द्वितीय भाव पे से केंद्र में आ रहे हैं। ये अच्छी स्थिति होती है जो व्यक्ति के धन, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के कम बोलने का प्रभाव, व्यक्ति के निर्णयात्मक स्थितियों में जाकर के अपने निर्णय को सुनाने की स्थिति में ले जाकर के स्थापित कर देंगे। क्लियर है? ये इतनी बात इनकी कुंडली में अच्छी बन रही है। और एक अच्छी बात जो है वो बता दूं, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल की राशि बनी है और यहां पे चंद्रमा बैठे हैं उच्चाभिलाषी होकर के, क्योंकि 2 नंबर की राशि में वो उच्च के हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव कई बार बड़ा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, चापलूसी नहीं करता, किसी की ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या ना करना, अपने प्रभावों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला, समझदार, सत्कीर्ति से युक्त, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, बेहतर लोगों से मित्रता करने वाला, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में उतरने का भाव पैदा करने वाला और हमेशा ही श्रेष्ठ स्थितियों में अपने आप को स्थापित करने वाला होता है। यह व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल होगा और वर्तमान में जीने वाला होगा। यह बहुत ज्यादा भविष्य को लेकर के चिंता ना तो करने वाला है और ना उसकी स्थिति है, क्योंकि पंचमेश 12वें हैं, चतुर्थेश 12वें हैं और द्वितीय भाव में शनि इसको अपने ऊपर ही पैसा खर्च करने वाला बनाएंगे। ये कई बार व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करना नहीं चाहता, खुद के ऊपर ही पैसे खर्च करना चाहता है। ये बात इनकी कुंडली में मैंने ओवरऑल बताई, पर अब मैं आपको एक एक ग्रह पे चर्चा करने वाला हूं।
आइए अब एक एक भाव पे चर्चा करेंगे। वो तो मैंने ओवरऑल एक बात बताई। अब सबसे पहले भाव से शुरू करें। शनि लग्न और धन के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, नजरें इधर ही रहनी चाहिए। शनि लग्न और धन के अधिपति होकर के, बहुत अच्छी बात है कि वो धन के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। उस भाव के अधिपति या उस भाव के कारक ग्रह उस भाव से केंद्र में है, और गुरु पांचवें भाव के भी कारक होते हैं, उसको भी देख रहे हैं। यानी कि इस भाव का कारक ग्रह अगर गुरु शनि से केंद्र में होगा तो यह धनदायक भी होगा। दूसरी बात है, इस भाव पे राहु की दृष्टि है जो कि शनि का मित्र होता है। स्वग्रही राशि को, अपनी राशि को देखेगा राहु, इस वजह से यहां पे धन की स्थिति खराब नहीं है। साथ ही साथ यहां के अधिपति यहीं बैठे। अब डिग्री में समझिए, 24 डिग्री 18 कला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव का अधिपति नहीं होता है, परंतु अब वो चूंकि एक अच्छे भाव में बैठा है, पापी भाव में बैठा है, तो थोड़े से पापक प्रभाव में भी रहेगा। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने निकटतम जो लोग होते हैं, जैसे मित्र हो गए, हित मित्र से कटु वचन बोलने वाला, अपने प्रभावों को लेकर के बहुत ज्यादा दबंग हो जाने की स्थिति में रहना, जिद्दी होना, आसानी से किसी बात को न समझना और जिद पे अड़े रहना, धन से युक्त रहेगा। धन से परिपूर्ण होने की स्थिति कभी कमजोर नहीं है कुंडली में, क्योंकि एकादशवें भाव में सूर्य, लग्न के अधिपति धन भाव में, धन के अधिपति धन भाव में, और मूल त्रिकोण राशि में भी बैठे हैं, पर वो मूल त्रिकोणस्थ नहीं है। डिग्री में वो मृत प्राय हो रहे हैं, इस वजह से कमजोर होंगे। इनका प्रभाव अब क्या होगा, व्यक्ति अपने ऊपर ही ईगो सेंट्रिक होकर के धन खर्च करेगा, दूसरों को देने से पहले सोचेगा, विचारेगा, और मीस मीस करके धन को रखने वाला होता है। कटु वचन भाषी, अपने वाणी पे कंट्रोल करें और शुद्ध वाणी का हो सके तो ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। ऐसे ये व्यक्ति वाचाल नहीं है, ये कम बोलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव के शनि का यह प्रभाव होता है। जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति गुरु स्वयं लाभ भाव के कारक होते हैं, वहीं बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक हानि और आर्थिक नुकसान नहीं देख रहा। पर हां, चूंकि जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की जब दशा आएगी तो कई बार दांपत्य में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति खुद पे ही कई बार ऐसी स्थितियों में पहुंच जाता है जहां उस पे लांछन लगने की स्थिति भी बनती है। लग्न के अधिपति का धन भाव में जाना महाधनी योग होता है। भाग्य भाव में जो अधिपति बनते हैं, अगर धन भाव पे चर्चा करेंगे तो भाग्य की भी चर्चा करें, तो भाग्य भाव के अधिपति जहां पे मूल त्रिकोण राशि बनती है बुध की, वो जाकर के जन्म कुंडली में मंगल की राशि में मंगल के साथ निकटस्थ होकर के बैठे हैं। इस राशि का अधिपति जो गुरु है, वो मंगल है, वो वहीं बैठे हैं। इस वजह से बुध को भी बल मिलता देख रहा हूं। साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना, ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग भी होता है, जिसपे मैंने कार्यक्रम भी पहले बना रखा था। धन भाव पे जब भी चर्चा करनी चाहिए तो एक बार हमें चंद्रमा को जरूर देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है, मेरे यहां भी पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, आप लोग भी बच के रहिएगा। जिस भी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है तो वो धन को रीस करके लाने का माध्यम बन जाता है या कारण बन जाता है। इस वजह से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कभी भी कमजोर हो रही होगी तो निसंदेह इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा। तो ये स्थिति, तो इनकी कुंडली में तो चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वो बैठे भी हैं अश्विनी नक्षत्र में, मैंने जिसका प्रभाव भी बताया, उच्चाभिलाषी हैं, केतु के साथ बैठे हैं, पर यहां पे वो डिग्री में निकट जा रहे हैं, इस वजह से यहां पे ग्रहण लगेगा, तो उसका प्रभाव इस भाव पे आऊंगा तब बताऊंगा। पर यहां पे वो ठीक है क्योंकि वो शुभ भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये दोनों भाव व्यक्ति को पुरस्कार देने वाले, समाज में प्रतिष्ठापन्न बनाने वाले, अच्छी वाणी को ये कह रहे हैं वो, दरअसल वो ग्रह वहां जो बैठा है शनि, कि कम बोल रहा है, पर जो बोल भी रहा है वो तो कई बार कष्ट से युक्त बोल रहा है। ऐसे इस पे व्यक्ति को एक बात है कि तौल तौल करके बोलने का प्रयास करना चाहिए, बोलने से पहले थोड़ा संकोच कर लेना चाहिए। ये बात शनि की थी, मतलब मैंने लग्न को और धन को देख लिया। अब आपकी कुंडली में मैं गुरु की राशि यानी कि तीसरे भाव पे आता हूं। अब आइए आपको तीसरे भाव के बारे में बता देता हूं, एक एक भाव पे आज चर्चा हो। तो गुरु देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं, यानी कि इस भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त गए हैं, बुद्ध के साथ गए हैं, तो व्यक्ति को बुद्धिमान और ज्ञान से युक्त, ज्ञान अलग और बुद्धि अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और दोनों जब एक साथ हो और साथ में आत्मविश्वास भी जुड़ जाए, जो कि गूढ़ और रहस्यमयी है, जो कि अष्टम भाव है, यहां से व्यक्ति क्या उसके दिमाग में चल रही है किसी को पता भी नहीं चलने देगा। तो ऐसी स्थिति में कि गुरु अगर इस भाव के अधिपति हो और साथ ही साथ जन्म कुंडली के छठे भाव से गुरु का संबंध, देखिए छठे भाव से गुरु षडाष्टक में है और छठे भाव से गुरु की राशि चौथे जा रही है, 1 2 3 4। तो जब ऐसी स्थिति बनती हो, ध्यान से समझिएगा, ये एक सूत्र बता रहा हूं कि छठे भाव से देव गुरु बृहस्पति की राशि अगर केंद्र में आ जाती है
तो कई बार व्यक्ति को दूरस्थ स्थापित करने के योग बना देती है। व्यक्ति दूर जाकर के रहे तो लाभ ज्यादा मिले, और व्यक्ति कभी भी अपने लाभ को लेकर के चिंतित नहीं रहे। 30 से 35वें साल के बाद व्यक्ति 55-60 तक जाते जाते 35 साल के बाद एकदम स्थिर होता जाता है। उसके जीवन में विवाह आदि की स्थितियां भी अच्छी होती हैं, दांपत्य खराब नहीं होता है। व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेम करने वाला होता है और बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है। यह स्थिति यहां से बनी, यानी कि दो भाव, तृतीय भाव और 12वां भाव, ये दोनों त्रिक भाव होते हैं। इन भाव के इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति मंगल उनका अपना मित्र होता है और उस राशि में वो परिवर्तन भी कर रहे हैं। मतलब 12वें भाव के अधिपति 11वें भाव में गुरु और 11वें भाव के अधिपति मंगल 12वें भाव में। ये परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा और इससे एक तरीके से कई प्रकार से हम जीवन में ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को जाते हुए देखेंगे जहां वो कई प्रकार से धन कमाने का प्रयास करेगा, लगातार कई बार मेहनत करेगा और अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है इच्छा पूर्ति का भाव। यहां से व्यक्ति के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के योग जीवन में बनते देखे जा रहे हैं। व्यक्ति जो चाहेगा वो कर सकता है। पर चूंकि मकर लग्न से है और सूर्य यहां पे अष्टम भाव के और चंद्रमा चूंकि दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो कि एक मारक हो जा रहे हैं, अष्टम भाव में सूर्य होते हुए भी महत्वपूर्ण प्लैनेट के रूप में देखे जाएंगे, लाभ में बैठे हैं। अष्टमेश का लाभ में जाना कई बार कमजोर हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत करने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं एक बात और बताता हूं। अब यहां पर आप लोग कहेंगे कि आप तो दोनों बात बोल रहे हो, पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पराक्रम का कारक ग्रह 12वें में बैठा है और वो शुक्र के साथ बैठा है, तो व्यक्ति को भोगी भी बना सकता है, विस्तर का प्रेमी। काम से छूटने के बाद सीधे व्यक्ति बिस्तर पे अड़ जाता है और उठता नहीं है, आलसी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि नीच की पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, जहां चंद्रमा खुद केतु के साथ ग्रहण में है, तो व्यक्ति के मन को संतुलन में नहीं रखने की स्थितियों को ले जा रहे हैं। ये गुरु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 29 अंश के हैं, सम संख्या की राशि है, ये कमजोर होंगे, अवस्था में बाल के होंगे, इस वजह से थोड़े से उनके प्रभावों में कमजोरी भी देखी जाएगी। हालांकि उनकी दृष्टि जो है वो अपने भाव पे पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति को स्मूथ मेहनत करने वाला बनाएंगे, कट्टर मेहनती व्यक्ति नहीं होगा। उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहां पड़ेगी, इस वजह से व्यक्ति के बुद्धि और बुद्धिमान होने का, क्विक और परिणाम को प्राप्त करने के पीछे भागने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति कीन ऑब्जर्वेटिव होता है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन और अपने जो परीक्षण की क्षमता है उसको बहुत ज्यादा हायर लेवल पे ले जाकर के स्थापित करता है। किसी भी चीज को समझने का, किसी भी चीज को जिम्मेदारी से करने का, अपने किसी भी काम को जो भी हाथ में लेता है उसे पूर्णतया जिम्मेदार होकर के करने का भाव भी ये गुरु अपनी दशा में पैदा करेंगे, अपनी दशा में पैदा करेंगे, ये बात पक्की है। तो ये बात गुरु की रही। अब वैसे उनकी 9वीं दृष्टि जब यहां पे पड़ेगी तो उच्च की राशि है यहां पे। अब मकर लग्न की कुंडली के लिए शनि गुरु जो होते हैं वो 12वें और त्रिक भाव के अधिपति हैं। अब व्यक्ति पत्नी को प्रेम तो करेगा, तो क्यों प्रेम करेगा? क्योंकि ये प्रेम का भाव है, वात्सल्य का है, यश का है, कीर्ति का है, सम्मान का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, गौरव का है, और साथ ही साथ ये प्रेम और वात्सल्य का भी होता है। उसके साथ चतुर्थ के अधिपति जो सुख हैं, तो सुख का संबंध अगर पंचम से बन जाए तो ये केंद्र और त्रिकोण के अधिपति 12वें में बैठे हैं, तो व्यक्ति वीर्यहंता हो जाता है और कई बार अपने कामुक होने की स्थितियों को कंट्रोल कर लेता है। यहां पे ये बात होगी। अगर यही स्थिति कुछ और बन रही होती, अगर ये केतु के नक्षत्र में नहीं होते, तो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनने देते। पर चूंकि केतु का प्रभाव चंद्रमा पे है, शनि लग्नेश होकर के अपनी राशि को बैठ करके चंद्रमा को देख रहे हैं और जन्म कुंडली में शनि से गुरु केंद्र में है, सूर्य का प्रभाव और गुरु का प्रभाव और बुध का प्रभाव, 3 सात्विक ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है। पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति, 2 अच्छे भावों के अधिपति एक साथ बैठे हैं। केतु सर्वाधिक यशस्वी ग्रह भी कहे जाएंगे, वो अनुभवी ग्रह कहे जाएंगे। इस वजह से व्यक्ति यहां पे अपने काम की स्थिति को कंट्रोल करने का हमेशा ही प्रयास करेगा। इस भुलावे में और इस डर में नहीं रहना है कि ये केतु इनको और ये मंगल, ये शुक्र इनको बहुत ज्यादा कामुक बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां पे बुध जो कि मन के भटकाने के कारण बनते हैं, वो बुध और गुरु और सूर्य के साथ हैं, जो कि नैतिक तत्व के ग्रह होते हैं और व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। क्लियर है? अब अगले भाव, चौथे भाव पे आता हूं। अब आइए आपको मंगल के चौथे राशि पे बताता हूं। यहां पे मंगल की राशि बनती है, वो दूसरी राशि उनकी बनती है लाभ भाव में। ये अच्छी बात है, व्यक्ति को सांसारिक सुखों का विधाता बनाएगा और प्रत्येक प्रकार की स्थिति में ले जाकर के, अच्छी स्थिति में ले जाकर के स्थापित करेगा। क्योंकि ये केंद्र का भाव है, यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है और वो यहाँ से पंचमस्थ होकर के नवम पंचम के संबंध में बैठे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति एक साथ 12वें में, उसका प्रभाव मैंने बताया।
पर यहां पे इस भाव के अधिपति को अगर हम स्वतंत्र देखते हैं तो यहां के अधिपति 12वें गए हैं। अब व्यक्ति के घर में कई बार कलह की स्थिति बन जाती है और व्यक्ति कई बार कलह करता भी हो जाता है और आसानी से किसी भी बात को नहीं समझने वाला होता है। यहां पे ग्रहण लगा है तो सर्दी खांसी जुकाम और कई बार वैवाहिक जीवन में भी थोड़े बहुत मनमुटाव की स्थिति होती है। हालांकि इस बात को मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं कि गुरु की यहां उच्च दृष्टि पे उसकी राशि बन रही है और उसे वो देख रहे हैं। थोड़े बहुत संतुलन से व्यक्ति अगर चले तो दाम्पत्य खराब नहीं होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली में वो 12वां भाव है, वो सुख का भाव है और सैया सुख का भाव है, वहां शुक्र खुश होते हैं। पर चूंकि वही मंगल अगर किसी अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, निसंदेह व्यक्ति थोड़े से पाप से युक्त रहेगा क्योंकि वो मंगल है जो पापी भाव का अधिपति है। पर वो गुरु के साथ परिवर्तन कर रहा है, इस वजह से वो अच्छाई को भी अपने अंदर लाने का प्रयास करेगा। वो केतु के साथ, केतु के नक्षत्र में बैठा है, इस वजह से व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा। अनुभव उसके पास रहेंगे। व्यक्ति कई स्त्रियों के संपर्क में भी आता है पर वो अपने आप को संयमित भी करना चाहे तो कर सकता है। उसके अंदर ये क्षमता है, वो विकसित अगर करे तो इस चीज को कर सकता है। मतलब कई बार होती है चीजें कि आपके ऊपर काम इतना हावी है, काम का आवेग इतना ज्यादा प्रबल है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते, पर यहां पे वो स्थिति नहीं है। यहां पे व्यक्ति अगर चाहे तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। उस तत्व की विद्यमानता इस कुंडली में आसानी से देखी जा रही है। मैं यहां पे अगर चतुर्थ भाव की बात करूं तो चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होकर के विदेश जा रहे हैं, बाहर निकलिए, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में विदेश भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं, जहां छोटी मोटी विदेश यात्राओं के भाव के अधिपति बुध भी बैठे हैं। निस्संदेह व्यक्ति को बाहर जाकर के पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। और चूंकि अगर मैं यहां पे व्यक्ति के पापी होने का प्रभाव देखता हूं तो चूंकि चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में है, उस पर नियंत्रण करना होगा। हमेशा ही अपने प्रभावों को विकसित करना होगा। वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसी स्थिति बना रहा है। हालांकि एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं, व्यक्ति बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ैल नहीं है, क्योंकि मकर राशि का है। ये जो भी काम करेगा अश्विनी नक्षत्र का है, पूरे संतुलन से युक्त होकर के ही करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य और गुरु और बुध तीनों इनके व्यवहार को विकसित करने वाले बना रहे हैं और ये बात बड़ी अच्छी है। व्यक्ति का काम कभी धन के कारण न रुके और व्यक्ति के पास धन की हमेशा ही संपूर्ण स्थिति बनी रहे। ये मंगल की स्थिति अच्छी है। बाल अवस्था के हैं वो, क्योंकि जन्म कुंडली में 8 डिग्री के हैं, विषम संख्या में बैठे हैं, इस वजह से वो अपने दृष्टि का लाभ, अब चूंकि यहां से वो चौथी दृष्टि से अपने ही कारक भाव को देखेंगे और उस भाव को देखेंगे जहां के अधिपति के साथ उनका परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से ये एक अच्छी बात होती है। उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ेगी, जहां बुध की राशि बन जाने मात्र से व्यक्ति दुश्मन के घर में घुसेगा, मारेगा और यूं निकल जाएगा। हजारों की भीड़ को व्यक्ति संबोधित करने की क्षमता वाला, अपने घर में ब्राह्मणों का प्रश्रय और आश्रय देने वाला, ब्राह्मणों के ऊपर खर्च करने वाला, अपने प्रभावों को विकसित करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाला और किसी को भी पैसे देने के बाद निकाल न पाने की स्थिति बनती है। हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, सूर्य की चर्चा भी मैं कर नहीं रहा, पर फिर भी एक बात बता दूं, चूंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा है, उस पर शनि का प्रभाव है। हालांकि उस भाव को वो मजबूत ही करेंगे क्योंकि लग्नेश होकर के देख रहे हैं, पर फिर भी ये बात है कि व्यक्ति को चूंकि मंगल और शुक्र का प्रभाव 6ठे भाव पे पड़ रहा है, इस वजह से अपने पेट का, अपने कमर के निचले हिस्सों का, अपने रक्त का और किसी को भी पैसे देने से पहले 10 बार विचार करने को ये भाव ऐसा इशारा कर रहा है। क्लियर है? अब चर्चा इनकी कुंडली में मैं 2 भावों पे करूंगा, जिसमें से शुक्र की जो 2 राशियां बन रही हैं वो कहां कहां बन रही हैं। एक बन रही है जन्म कुंडली के 5वें भाव पे, ये त्रिकोण भाव है, और दूसरी बन रही है जन्म कुंडली के 10वें भाव में। ये दोनों स्थितियां कि जब एक ही ग्रह 2 भावों का अधिपति हो और वो उसमें से उसकी एक राशि केंद्र में बनती हो और दूसरी राशि त्रिकोण में बनती हो, मतलब ये एक राशि केंद्र में बनी और दूसरी राशि त्रिकोण में बनी, ये ग्रह जो है तब इनकी कुंडली में योग कारक हो जाएगा। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का जब संयोग हो जाता है तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है और इसे योग कारक भी कहा जाता है। मतलब ये प्लैनेट जो है इनकी कुंडली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो अपनी दशा काल में बड़ा अच्छा परिणाम देगा। तो कैसे कैसे परिणाम वो दे सकता है जब वो ग्रह आपकी कुंडली में हो, तो शुक्र इनकी कुंडली में 13 डिग्री 12 कला मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, वो केतु कैसा परिणाम देंगे मैंने उनको बताया है। और वो चूंकि अब यहां पे जरा विचार करिए, तो इनकी कुंडली में 5वें भाव का अधिपति 4th भाव के अधिपति के साथ 12वें गया और 5वें भाव के अधिपति 12वें जाते हैं, तो व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्सैल और कई बार प्रेम से विमुख होने वाला, अपने ही लोगों से कई बार रुष्टता का या रुष्ट होकर के रुष्ट होने का एहसास कराता है। व्यक्ति कई बार अपने लोगों से दूर चला जाए, खिन्न रहे, नाराज रहे,
प्रभाव ना करे, अपने प्रभावों को कमजोर करने की स्थिति में चला जाए। अब दशम स्थान के अधिपति होकर के 12वें जाकर के उच्च के हैं और गुरु की राशि में हैं और युवा को होकर के बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन मिले, ध्यान से समझिएगा इसका परिणाम। तो जन्म कुंडली के 2 भावों के अधिपति होकर के 12वें गए तो व्यक्ति को धन मिलेगा, पर कई बार फिर खत्म हो जाए। धन कमाए, इकट्ठा करे, फिर खत्म कर दे, धन कमाए, इकट्ठा करे, फिर खत्म करे, धन कमाए, इकट्ठा करे, फिर खत्म कर दे। ये स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है। पर जब हम चूंकि दशम भाव की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि दशम भाव और पंचम भाव बन कैसे रहे हैं। तो पंचम भाव पे 3-3 ग्रहों का प्रभाव अष्टमेश देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कुंडली मिला करके विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल 12वें और शुक्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अति खर्चीला हो जाएगा। अब वो किसी भी चीज का व्यय करता रहेगा, अपनी मेहनत का, अपने संसाधन का, अपने रिसोर्सेज का, अपने वाणी का, अपनी कला के क्षेत्र का, अपने सामानों का, अपने हर एक चीज का वो व्यय करने की स्थिति में चला जाता है। संतुलन बनाने में उसको मुश्किल होती है, क्योंकि मंगल जो है वो 12 में बैठ गया, तो अब वो डिफर करेगा और इस वजह से व्यक्ति को कई बार मुश्किलों में गुजरना पड़ता है। अब चूंकि गुरु भी, मंगल भी और गुरु भी, बुध भी और शुक्र भी, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी यहां पे है जो कि नीच की दृष्टि है, पर वहां पे गुरु भी देख रहे हैं। इस वजह से फिर भी मैं ये बात कहूं कि व्यक्ति को दाम्पत्य शुरू करने से पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए। और चूंकि पंचम भाव बड़ा अच्छा भी बन रहा है, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि बनी है और यहाँ पे गुरु देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं, भाग्येश देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना आ जाए। कब? जब गुरु में शनि का अंतर चले, जब शनि में गुरु का अंतर चले, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति वैरागी हो जाए, अपने प्रभावों को लेकर के किसी से बातचीत ना करे। कोई किसी से कभी कभी ऐसे समय में कि जब शनि और गुरु की दशा चले तो व्यक्ति वैराग्य पे विश्वास ज्यादा करने लगे, मंदिरों का दर्शन ज्यादा करने लगे, मंदिरों में पूजा पाठ में देवताओं का दर्शन, नित्य प्रतिदिन मंत्रों का जप, ये सब भी व्यक्ति कर सकता है। ये स्थिति बनती है व्यक्ति की कुंडली में। अब यहीं पे चर्चा जब दशम भाव की कर रहा हूं, राहु बड़े अच्छे बैठे हैं, ये दिग्बली हो जाते हैं दशम स्थान में, और इनकी कुंडली के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो वो राहु बैठे हैं 2 डिग्री के, यानी कि वो कमजोर हैं, मतलब बाल अवस्था के हैं। अब ऐसी स्थिति में कि चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, अब यहां पे व्यक्ति काम को लेकर के एग्रेसिव हो जाएगा और अपने प्रभावों को लेकर के बहुत जल्दी ही उतारूपन और उतावलेपन का शिकार भी हो जाएगा। अब यहां पे रुक चुकी राहु बाल अवस्था के हैं, दशम स्थान में व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बड़ा अच्छा हो। अब ऐसी स्थिति में कि इनकी कुंडली में राहु खराब नहीं है, क्योंकि वो देख भी रहा है तो अपने मित्र को, वो देख भी रहा है तो मंगल की राशि को, जहां चंद्रमा पहले ही बैठे हैं, मन को जरूर परेशान करेगा, माता को रोग जरूर दे सकता है, आदि व्याधि, शरीर शारीरिक कष्ट, कई बार वदन दर्द की समस्या, आलस्य देता है। पर व्यक्ति के काम के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए ये राहु संपूर्ण तरीके से इनकी कुंडली में हमेशा ही अपनी दशा में काम को बढ़ाने वाले और कैरियर को एक नई दिशा और नया ग्रोथ देने वाले होंगे। राहु की दशा जब भी व्यक्ति के जीवन में चले तो उस समय पे ये प्रयास कर लेना चाहिए कि जितना ज्यादा अधिक संख्या में हो सके धन कमा ले और जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़ करके सोचने वाला काम कर ले। उस समय जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति रिवाइव करे अपने आप को, प्रैक्टिकली अपने चीज को रिप्रेजेंट करे और किसी भी तरह के गलत और गंदे निर्णयों को लेने से बचे। राहु की दशा में व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उसको अपने आप को सिद्ध करने की स्थिति बनेगी। पर चूंकि राहु में केतु जैसे आए, राहु में शुक्र जैसे आए, राहु में जब बुध आ जाए इस कुंडली में, तो ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। राहु में चंद्रमा आए तो भी व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी, पर आरंभ में व्यक्ति को कष्ट मन से होता है। राहु में शनि आ जाए तो भी संबंध अच्छा रहेगा। राहु में शनि आए तो धन की स्थिति बने, व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहे पर धन की आगमन की स्थिति बनती रहेगी। ये राहु इनको धन और कैरियर को एक सही दिशा देने वाले बनेंगे, क्योंकि राहु दशम स्थान के बड़े मजबूत होते हैं और बड़े अच्छे भी परिणाम देने वाले होते हैं। ये स्थिति उनकी कुंडली में मंगल जो कि जन्म कुंडली में 12वें है, बाहर जाकर के काम करे व्यक्ति, क्योंकि जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं वो मंगल पराक्रम भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहा है, विदेश भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से बाहर जाकर के लाभ की स्थिति बने। मेरे नेत्र खुल नहीं रहे हैं। अब आगे मैं यहां तक चर्चा करी, अब आता हूं छठे भाव पे। अब मैं इनकी कुंडली में बुध पे चर्चा करूंगा, जो बनते हैं कहां के अधिपति। इस कुंडली में छठे और भाग्य के अधिपति बनते हैं। यह धर्म का भाव है। यहां पे बुध की मूल त्रिकोण राशि बनने से व्यक्ति नारायण का भक्त हो जाए, नारायण की सेवा कर ले, ठाकुर जी की पूजा कर ले, मंदिरों का दर्शन कर ले, बड़े बुजुर्गों का आदर कर ले, उनका सम्मान करता रहे और कभी भी किसी से नियत खराब ना करे। ये इस भाव में इस राशि के बनने का प्रभाव है। और अगर वो राशि वहां बन रही है, दैट मीन्स वो यही कह रही है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, पर वो क्या है और कितना है।
तो बुध की राशि यहां बनी मूल त्रिकोण राशि। अब यहां पे बुध जब भी आएंगे तो सबसे ज्यादा फल भाग्य का ज्यादा करेंगे और अपनी दशा काल में वो व्यक्ति को शत्रुओं से जीतने वाला भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों यहां देख रहे हैं। ये भाव खराब नहीं होगा, पर नशों से संबंधित समस्या बुध देते हैं। गले के पिछले हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड में समस्या होती है और पेट का रोगी भी बना सकते हैं, क्योंकि वो हड्डी के रोग भी बना सकते हैं। लिवर्स के संबंधित समस्या दे सकते हैं, क्योंकि वो अष्टम इसके साथ बैठे हैं। पर सूर्य और बुध एकादशवें भाव के लिए अच्छे हो जाएंगे। अब यहां पे बुध मित्र की राशि में बैठे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उनसे निकट है, और गुरु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के बुद्धिमान होने का प्रमाण देते हैं, तार्किक होने का प्रमाण देते हैं, और व्यक्ति यशस्विता का भाव रखेगा, क्योंकि सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं। पर इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? तो इनकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो गुरु, बुध और सूर्य में सबसे ज्यादा बलवान गुरु ही दिख रहे हैं, क्योंकि षडबल में और बलवान डिग्री के हिसाब से गुरु ही सबसे ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इस वजह से अब चूंकि 12वें का अधिपति बहुत ज्यादा बलवान हो रहा है, इस वजह से वो कमजोर भी हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति जितने कमजोर हों उतने ही ज्यादा अच्छे हों। 12वें, 6ठे, 8वें, तीसरे भाव के अधिपति जितना कमजोर होंगे उतना ही वो जातक के लिए ठीक होता है। पर गुरु वहां बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, तीनों के तीनों ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में। ये बुद्धिमान होने का, तार्किक होने का, चंचल, चतुर और चालाक होने का प्रमाण है, पक्की बात है। बुध की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यह बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को प्रभाव से युक्त रखने वाली और छोटी छोटी बातों पे बहस करने वाला, अपने हिसाब से बदलने वाला, तुरंत ही फ्लक्चुएशन के भाव में चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव है ना, उसको निर्णय लेने में जल्दबाजी करनी होती है। और गुरु और शुक्र और शनि, ये स्थितियां दोनों ही जन्म कुंडली में, एक तरफ शनि दूसरी तरफ मंगल, तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को कंफ्यूजन से युक्त रखने वाला और कंफ्यूजन से युक्त हो जाने की स्थितियां चलती हैं। तो ये बात, वही बुध अगर आपकी कुंडली में नवमांश में देखता हूं तो नवमांश कुंडली में ये मकर लग्न की ही कुंडली बनती है, वहां पे भी बुध लग्न में ही विराज रहे हैं, यानी कि वहां पे भी भाग्य भाव का अधिपति होकर के, अगर वो मैं उस पर कल चर्चा करूंगा, तो भाग्य के अधिपति होकर के अगर लग्न में आ रहे हैं तो व्यक्ति को सुंदर पत्नी, श्रेष्ठ, अच्छी और भाग्यशाली पत्नी के प्राप्त होने का योग भी बनाते हैं। वो पत्नी चंचल नेत्रों की हो सकती हैं और कई बार बचपना ज्यादा भी करते देखी जाती हैं। ये बात बनती है इनकी कुंडली के लिए। अब यहीं पे रोक करके आपको ये बता दूं कि सबसे अच्छी राशि कौन सी साबित होगी इनके लिए। सबसे अच्छी राशि जो साबित होने वाली है वो कन्या राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही साथ जन्म कुंडली के आधार पर से सबसे दूसरी अच्छी राशि साबित होगी वो कर्क राशि हो सकती है। उसके बाद 2 नंबर की वृषभ राशि भी इनकी कुंडली। ये 4 राशियों से संबंधित विवाह, इन 4 राशियों से संबंधित क्षेत्र में जाकर के, इन 4 राशियों से संबंधित व्यक्ति शहर में जाकर के, इन 4 राशियों से संबंधित लोगों से मित्रता करके, इन 4 लोगों से संबंधित अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहे, निसंदेह बढ़ा सकता है। क्लियर है? ये बुध की स्थिति बड़ी अच्छी है और व्यक्ति को लाभ देंगे, सर्वस्व देने की क्षमता बुध में है, क्योंकि लाभ के अधिपति होकर के अपने भाव से तृतीयस्थ गए हैं 1, 2, 3 और यहां से केंद्र में जो देखते हैं तो शनि बैठे हैं जो स्वग्रही हैं। यहां पे अगर देखते हैं तो किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शनि की दृष्टि है 10वीं, 1, 2, 3, 4। ऐसी स्थिति में कि बुध पे शनि का प्रभाव हो जाएगा तो व्यक्ति के पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो जाए। लग्ने स्वयं धन भाव में बैठ करके अगर ऐसी स्थिति में देखते हैं तो 10वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के गुरु को देखें, बुध को देखें, सूर्य को देखें तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास भी थोड़ा सा लूज होगा। व्यक्ति के वाचाल होने की प्रवृत्ति को वो कमजोर भी करेंगे और व्यक्ति कई बार ना चाह करके भी जो ना बोलना हो वो भी बोल जाता है। और जितना भी निगेटिव हो, जैसे अब होगा क्या कि जैसे व्यक्ति अगर कुछ बुरा करने चले तो उसको ये एहसास और आभास होगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मुझे रुकना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि शुक्र और मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को बैलेंस करने वाले, क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि गुरु पे है, शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में सूर्य पे है, शनि की दृष्टि व्यक्ति की कुंडली में मध्य पे है। बुध वाली दृष्टि तो ठीक है, गुरु वाली दृष्टि थोड़ी कमजोर होगी, सूर्य वाली दृष्टि थोड़ी कमजोर होगी। पर चूंकि सूर्य और शनि इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण प्लैनेट के रूप में जाने जाएंगे, वो कमजोर नहीं होंगे। इस वजह से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना का स्तर भी विकसित होगा। व्यक्ति अपने प्रभावों से युक्त होकर के जीवन को जी करके अपने समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। क्लियर है? अब फाइनल मोमेंट पे हम आ गए हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि कौन से ग्रह की दशा इनकी कुंडली में अच्छी जाएगी। इनकी कुंडली में सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मानसिक श्रम की स्थितियों में लेके जाएंगे व्यक्ति को।
वो थोड़े बहुत परेशान भी करेंगे, पर वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा अच्छे हैं, उनके पास बल है। पर वो अगर जन्म कुंडली में मंगल से पंचमस्थ हैं तो व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान वगैरह देने की स्थितियों में जाएंगे। प्रेम भी दाम्पत्य में रहेगा, उसकी कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि वास्तव में यहाँ के जो अधिपति ग्रह हैं वो अपने भाव से केंद्र में गए हैं, चतुर्थस्थ गए हैं, तो ये थोड़े से कमजोर होने की स्थितियों को दिखा रहे हैं। पर जितनी निगेटिविटी उनको मिल रही है इस भाव से और राहु के कारण, ग्रहण में आने के कारण, पर उस चीज को वो कमजोर गुरु करेंगे क्योंकि वो वास्तव में उनकी उच्च की राशि है। अलग बात है कि वो दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी और अपने शुभ प्रभावों में थोड़े कमजोर होने के प्रभाव को भी दिखाएंगे। जितना उनको देना चाहिए उतना वो नहीं देंगे। पर चूंकि वो जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का प्रभाव या भाग्य भाव के अधिपति का प्रभाव यहां मिल रहा है, तो व्यक्ति के दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद भाग्य की स्थितियों में जाना, लाभ की स्थितियों में जाना। पर एक बात जो कि है, व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जिएगा। आरंभ में इसके कष्ट हो सकते हैं, पर पारिवारिक स्थिति को देख करके और पारिवारिक और धन भाव की स्थिति को देख करके, पैतृक संपत्ति के भाव को देख करके, अष्टम भाव की स्थिति को देख करके, भाग्य भाव की स्थिति को देख करके, लाभ भाव की स्थिति को देख करके, पंचम भाव पे पड़ रही तीन तीन ग्रहों की दृष्टियों को देख करके ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि व्यक्ति का जीवन साधारण नहीं है, वो बेहतर की तरफ ही प्रत्येक दिन बढ़ेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला बनेगा। ये कमजोरी अगर हो जाती कब, जब वही गुरु कमजोर हो जाते, मतलब अष्टम में बैठ जाते, 12वें में बैठ जाते, तीसरे में बैठ जाते, ये सूर्य और बुध यहां नहीं बैठते, तो ये व्यक्ति बिगड़ सकता था, कमजोर हो सकता था। पर ऐसा नहीं है, वो नहीं है ऐसा। अब यहां पे अगर मैं स्वास्थ्य की चर्चा करता हूं तो भी स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर व्यक्ति को नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या कभी कभी हो सकती है, सामान्यतया जो बीमारियां होती हैं। मंगल और शुक्र हैं तो व्यक्ति को अपने वीर्य पे संतुलन बना करके रखना चाहिए। इनकी कुंडली में सूर्य की दशा अच्छी, चंद्रमा की दशा सामान्यतया जाएगी, पर वो ठीक है। मंगल की दशा इनकी कुंडली के लिए जो होती है वो बाहर ले जाकर के काम करने वाला, बाहर जाकर के स्थापित करने वाला और अपने प्रभावों को विकसित होकर के मजबूती से व्यक्ति अपने आप को युक्त करेगा और अपने खर्च को बढ़ा करके अपने लाभ को वृद्धि में रखने वाला होगा। बुध की दशा भी इनकी कुंडली के लिए खराब नहीं है। गुरु की दशा भी ठीक होगी, पर वो चूंकि 12वें भाव के अधिपति हैं तो उनका जितना संतुलन बनना चाहिए जीवन में, जितने भी सकारात्मक पक्ष मिलने चाहिए, जैसे धार्मिक कृत्य हो जाए, व्यक्ति दान पुण्य करे, प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सकारात्मक माहौल जीवन में कम हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में जो ऑब्स्टिकल आदि की परेशानियां होती हैं, जो जैसे ऑब्स्टिकल लगातार आते रहना, परेशानियों से व्यक्ति दो चार होता रहे, धन मिलता रहे, छूटता रहे, तो ये स्वभाव गुरु दे सकते हैं। शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में बड़ी अच्छी है। व्यक्ति का सर्वस्व भौतिकीय सुख संसाधनों से व्यक्ति युक्त रहेगा, अपने स्टेटस को लेकर के समाज में जान पहचान बनाने वाला और ऊंचे लोगों से मित्रता करने वाला होता है। राहु इनकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं है, इस वजह से उसको लेकर के चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कल बाकी की चर्चा अन्य चार्ट पे कल करूंगा। एक बार इनकी कुंडली में चर्चा मैं चलित चक्र पे कर लेता हूं कि ग्रह कोई बदल तो नहीं रहा है, हालांकि मैं उस पर कल चर्चा करूंगा। तो मंगल शुक्र और गुरु, ये मंगल शुक्र गुरु जा रहे हैं 12वें, सूर्य बुध यहीं पे, ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। शनि जो है वो पराक्रम का फल कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम के प्रभाव पर वहां पे एक अच्छी बात होगी कि अगर शनि यहां का फल करेंगे तो व्यक्ति के जीवन में जीवटता और धैर्य की स्थिति को भी बढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि गुरु भी यहां तब इस भाव से केंद्र में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी। यहाँ के अधिपति इस भाव से केंद्र में जब फल करेंगे, गुरु जब चलित कुंडली में देख रहे हैं तो ये 12वें में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जहां पेट के रोग होने की संभावनाओं में वृद्धि होगी और व्यक्ति को कई बार गुरु और शुक्र चूंकि अब 12वें आ गए हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक ज्ञान और साथ ही साथ व्यक्ति के तार्किक होने की जो प्रबलता देखी जाएगी वो बड़ी अजीब तरीके की होगी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होगा वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने वाला हो जाए, प्रत्येक चीज को आसानी से समझने वाला और कई बार अपने जिद के कारण पहचाने जाने वाला होता है। क्लियर है? ये बात बनती है। बाकी के ग्रह कोई भी बदल नहीं रहे हैं। शनि यहां बैठे हैं, ये पराक्रम की वृद्धि भी करेंगे। वहां का अधिपति अगर एकादशी में जा रहे तो ये बात मैंने बताई। बाकी गुरु यहां जा रहे हैं 12वें में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में पेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए, बाहर का सामान, बाजार का सामान ना खाए और शुद्धता से अपने जीवन को बिना किसी द्वंद्व की स्थिति में रह करके निकाल लेना चाहिए। ये पक्की बात है। अब कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जरूर बताइएगा कैसा लगा कार्यक्रम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।